हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत, यानी इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी अध्याय 1। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं? पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। जो रजिस्टर होता है उसका ये क्या होता है? ई हो गया सीरीज कनेक्शन। यहाँ पे दी बैटरी लगा दीजिए, तो इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। इस इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2, ऐसे निकलता है। एक पढ़े थे पैरेलल में, यानी कोई ऐसे है और ऐसे है, ये क्या हो गया? पैरेलल में हो गए। देख रहे हैं दोनों पैरेलल में है, तो इसी को बोलते हैं पार्श्वक्रम संयोजन। यहाँ पे भी एक बैटरी मान लीजिए, इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसका इक्विवेलेंट हम बताए थे आपको, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इस दोनों फार्मूला का यूज करके जितना भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन था सारे को हमने सोल्व किए हैं। इसमें बस एक लास्ट कंसेप्ट है जो हमको पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो के साथ खत्म हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आइए देखते हैं क्या है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए इसका मतलब क्या है। जब भी कोई तार में विद्युत धारा क्या होता है? बहता है, यानी प्रवाहित होता है, तो क्या होता है? तो आप बल्ब देखते हैं, तो बल्ब में जब विद्युत धारा जाता है तो क्या होता है? उसमें से ऊर्जा निकलता है, गर्मी निकलता है। ऊर्जा के रूप में क्या निकलता है? गर्मी निकलता है। उसी को बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जैसे आप बल्ब जलाते हैं तो क्या होता है उसमें? बल्ब जलाते हैं तो उसमें उष्मा निकलता है। खासकर जो फिलामेंट वाला बल्ब है, अब तो एलईडी बल्ब आ रहा है, उसमें उष्मा बहुत कम निकलता है। जो इस तरह का जो फिलामेंट वाला जो बल्ब आता था, इसमें क्या होता था? इसमें आप देखे होइएगा कि बहुत गर्मी निकलता था इसमें से। इस टाइप के जो बल्ब आता था, बहुत गर्मी निकलता था, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे हीटर हो गया। जैसे जो ठंडा का दिन में हीटर जो यूज किया जाता है रूमों में, इसका काम क्या होता है? आपको गर्मी प्रोवाइड करना। उसमें क्या होता है? उसमें भी वही होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है उसमें, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही क्या बोलते हैं? करेंट का फ्लो बोलते हैं, यानी धारा का, विद्युत धारा का प्रवाह बोलते हैं। तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, फिर क्या होता है? उसमें से गर्मी निकलता है। तो हीटर इसी मेथड पे काम करता है, तापीय प्रभाव पे ही काम करता है। हीटर हो गया, या आयरन हो गया, या वो जो रड जो आता है, इमर्सन रड जो आता है जिससे पानी गर्म करते हैं, सारा चीज किस पे काम करता है? इवन टोस्टर हो गया, किस पे काम करता है? ये तापीय प्रभाव पे काम करता है। यानी जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, उसमें से ऊर्जा निकलता है। यही क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। आपको एग्जाम्पल भी समझा दिए। आइए अब देखते हैं जो लिखा है, क्योंकि लिखना भी आपको पड़ सकता है एग्जाम में, इसलिए हम अच्छे से लिख दिए हैं, समझा दिए हैं। देखिए क्या है। जब किसी चालक, जैसे तार, यानी जो तार हो गया, तांबा का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, उसका बात हो रहा है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक का तापमान बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि धारा बहने पर इलेक्ट्रॉनों और अणुओं के बीच टकराव होता है, जिससे ऊर्जा गर्मी के रूप में निकलती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो वे आपस में टकराएंगे और क्या होंगे? उसमें से गर्मी निकलता है। क्या? गर्मी निकलता है, उसी को तापीय प्रभाव बोलते हैं। उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है वायर का। ओके। इसको समझने के लिए क्या चाहिए? जब कोई बल्ब जलता है तो उसका फिलामेंट गर्म होकर चमकने लगता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उदाहरण है। समझ गए? क्या होता है वो? जो फिलामेंट गर्म होता है, क्या पूरा गर्म होता है एकदम आग की तरह, फिर उजाला देता है वो, और साथ में गर्मी भी निकलता है। ओके। विद्युत इस्त्री हो गया, हीटर होगा, टोस्टर होगा, आदि में क्या होता है? जो हीटर जो होता है, जो आयरन जो होता है, जो इस्त्री होता है, उसमें क्या होता है? उसके अंदर भी उस तरह का एक एलिमेंट लगा होता है, मिश्र धातु लगा होता है, जो टेम्परेचर से क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। जो भी कोई आयरन होता है तो उसमें एक वायर होता है, इस तरह से मोटा वायर होता है, देखे होइएगा आयरन में। यहाँ पे मान लीजिए कि आयरन लगा हुआ है, यहाँ इसका हैंडल है, ठीक है। इससे क्या होता है? ई पार्ट जो होता है इसका बहुत गर्म हो जाता है नीचे वाला, और इसका क्या होता है? ई वाला जो केबल होता है, तो केबल भी इसका मोटा होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, केबल इसका गर्म नहीं होता है, लेकिन ये नीचे वाला जो पार्ट होता है बहुत गर्म हो जाता है। इसका कारण क्या है? जो केबल जिस धातु का बना होता है उसका क्या होता है? उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, इससे कारण बहुत कम गर्म होता है। जो नीचे वाला जो होता है उस तरह का मटेरियल का, मिश्र धातु का यूज किया जाता है, जो जल्दी गर्म हो सके और उससे उष्मा निकले। इसीलिए आयरन का जो आपका जो वायर होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, लेकिन आपका जो नीचे वाला पार्ट होता है क्या होता है?
बहुत गर्म हो जाता है, और इसमें जो करंट जो जाता है बहुत ज्यादा करंट लेता है आयरन, क्योंकि वाटेज इसका ज्यादा होता है। ज्यादा करंट लेने के कारण इसको हमको मोटा बनाना पड़ता है। यदि पतला रहेगा तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जितनी अधिक धारा उतनी अधिक गर्मी। अब ये सर जितना ज्यादा करंट लेगा कोई भी जिसका, और जिस भी उपकरण का जितना ज्यादा वाटेज है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जितना ज्यादा वाटेज उतना ज्यादा करंट लेता है, उतना ज्यादा गर्मी पैदा करता है, उतना ज्यादा बिजली खपत करता है, उतना अधिक यूनिट आता है। सिंपल चीज है। इससे घर में आप जो मोटर देखते हैं, जो मोटर जो चलता है वो क्या होता है, आप बोलते हैं कि मोटर कम चला, इसका कारण यही है कि उसका जो पावर होता है, मान लीजिए 1 HP का है, 1.5 HP का है, या 2 HP का है, इससे क्या होता है, इससे बहुत यूनिट उठता है, इसीलिए इसको कम चलाया जाता है। जब भी आप वाटेज अधिक वाला देखें तो उसको कम चलाएं। आइए अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला है, इसे क्या बोलते हैं, जूल का तापन नियम इसके नाम से जाना था। एच इक्वल टू क्या हो गया, I²RT। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, जहाँ एच क्या है, उत्पन्न गर्मी है, जिसको जूल में हम नापते हैं। आई क्या है, विद्युत धारा, ये करंट है, यानी एम्पियर में नापते हैं। प्रतिरोध को क्या से नापते हैं, ओम से नापते हैं। टाइम को सेकेंड में लेते हैं। ये क्या है, मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी कोई बोले ऊर्जा निकालने का, तो आप ये गर्मी कितना निकलेगा निकालने का, तो जूल के फॉर्म में निकलेगा इस फार्मूला से। ठीक है, H = I²RT। आइए थोड़ा सा और इसको हम बता देते हैं। क्या हो गया, उष्मा क्या फार्मूला होता है, H = I²RT। ठीक है, क्या हो गया ये, उत्पन्न गर्मी यानी ऊर्जा का, उत्पन्न ऊर्जा क्या चीज में, जूल में। ये से जूल लिखते हैं। अब देखिए, हम जानते थे V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ से हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी V/R = I। तो जहाँ I है वहां पे हम R रख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या आ जा रहा है, तो H इक्वल टू I की जगह पे क्या लिख देंगे, V/R का होल स्क्वायर RT। यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा V² डिवाइड बाई R² इंटू RT। अब एक आर से एक बार कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V²/R × T H। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, इसको भी आपको याद रखना है। दोनों फॉर्मूला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी तार में प्रवाहित होने वाला धारा के कारण कितना उष्मा उत्पन्न होगा वो निकालना है तो बता सकते हैं, या किसी बल्ब में कितना उष्मा उत्पन्न होगा, उससे भी आप इस फॉर्मूला से, दोनों फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। उदाहरण के लिए तब हम बता ही दिए क्या क्या होता है। जैसे बिजली का हीटर हो गया, धारा बहने पर उसका तार क्या हो, गर्म होकर गर्मी देता है, यही होता है। जो हीटर जो होता है उसमें जो क्वाइल लगा होता है, इस टाइप का देखे होइएगा, हीटर के अंदर लगा होता है ना इस टाइप का। इसका काम क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, मतलब रेड हो जाता है। रेड होकर क्या होता है, इसमें से आग जैसे गर्मी निकलता है, पूरा ही रेड हो जाता है। फिर क्या होता है, इससे गर्मी निकलता है, फिर वही गर्मी क्या होता है, हमारे रूम को गर्म करता है। रूम को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो यही काम किसका होता है, यही काम होता है हीटर का। हीटर किस पे, तापीय प्रभाव पे ही काम करता है। फ्यूज देखिए, इसमें धारा अधिक बढ़ने पर तार गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ बंद कर देता है ताकि नुकसान ना हो। अब ध्यान दीजिएगा, जब बोलते हैं लोग घर में क्या, फ्यूज उड़ गया है, तो फ्यूज उड़ना अच्छा संकेत होता है। फ्यूज का काम ही होता है कि जब करंट ज्यादा बहने लगे, आपके कोई उपकरण अधिक करंट देने लगे या शॉर्ट सर्किट है, तो उसमें क्या होता है, करंट ज्यादा बहने लगता है। जब करंट ज्यादा बहने लगे तो जो स्विच जो होता है, जो स्विच जो होता है, जो फ्यूज लगा होता है, तो फ्यूज का काम क्या होता है, जब उसमें अधिक करंट बहेगा तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर वो पिघल जाएगा। पिघलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपका उपकरण जलने से बच जाएगा। तो फ्यूज अपने घरों में जरूर लगाए, बहुत उपयोगी चीज है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मेरा बल्ब लगा हुआ है, ये R1 क्या है, बल्ब है। यहाँ मान लीजिए क्या है, फैन लगा हुआ है, ये R2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मेरा स्विच है, क्या है, फ्यूज है, सॉरी। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज देखिए एल्यूमिनियम और कॉपर का ही बनता है फ्यूज भी, लेकिन बहुत पतला तार रहता है फ्यूज वाला, बहुत पतला तार होता है। तो यहाँ से आई करंट जा रहा है, ठीक है, इसका भी रेटिंग होता है। ध्यान दीजिएगा, फ्यूज का भी क्या होता है, रेटिंग होता है। कि मान लीजिए फ्यूज का रेटिंग है कि 1 से लेकर 5 एम्पियर तक, और 1 से लेकर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्विच सर्किट को ब्रेक कर देगा। ये इस तरह से कनेक्टेड रहता है। अब ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा तो स्विच तब कैसे ही रहेगा, अंदर खोल के देखिएगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे रहता है।
स्विच जुड़ा हुआ है, अंदर यहाँ पे तार लगा होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में क्या लगा होता है, तार लगा होता है। तो यही ब्रेक हो जाता है, जब ये ब्रेक हो जाता है क्या हो जाएगा, इसमें करंटे नहीं जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, आपका बल्ब पंखा सब ऑफ हो जाएगा। तो स्विच बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, अपने घरों में इसका इस्तेमाल करें। जब भी करंट ज्यादा इसमें बहता है तो जो स्विच जो होता है, तार बहुत पतला होता है, बहुत गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, फिर कनेक्शन तोड़ देगा आपके आपके घरों में बाकी अप्लायंसेस के साथ। फिर क्या हो जाएगा, आप स्विच वहां पे लगाइएगा, फिर आपका काम करेगा। तो स्विच जरूर यूज करें। हाँ, यदि स्विच ना होता तो ज्यादा करंट पास करता है, मानिए यहाँ 10 एम्पियर पास करता है, यहाँ पे 10 एम्पियर आपके बल्ब में जाता है। बल्ब का कितना है आपका रेटिंग, मान लीजिए बल्ब का मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर तक आ सकता है, तो 10 एम्पियर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा, पंखा क्या हो जाएगा, पंखा जल जाएगा। आप देखते हो पंखा से आग निकलने लगता है कभी कभी, या कोई उपकरण से, फ्रिज से, एसी से, टीवी से, तो वही कारण होता है कि उसमें करंट क्या होता है, अधिक बढ़ जाता है। और अधिक करंट बढ़ने के कारण वो चीजें खराब हो जाती हैं। तो आपके उपकरण की सुरक्षा के लिए फ्यूज का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है। आइए आगे देखते हैं। अब कुछ उदाहरण इस पर देख लेते हैं, बहुत सिंपल, एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, H = I² RT। अब इसी पे सारा क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही क्या है, उष्मा है। उष्मा बोलिए या ऊर्जा बोलिए, जो आपके उष्मा जूल में। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड इतना उष्मा उत्पन्न होती है, 100 जूल उष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात की जाए। पहले इसको फिगर बना देते हैं। 4 ओम का क्या है, रजिस्टर है, ये मान लेते हैं। आपका विभवांतर यानी बैटरी है, इसको भी मान लेते हैं, ठीक है। ये आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है। प्रतिरोधक प्रति सेकंड कितना, 100 जूल, यानी यहाँ पे एच दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हल दिया है। प्रति सेकंड उत्पन्न ऊर्जा, सॉरी इंग्लिश में लिखा गया, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊर्जा। इस सेकंड नहीं होता है, क्या पता हिंदी में से क्यों लिखा जाता है इंग्लिश का वर्ड, लेकिन सेकंड नहीं, सेकंड बोलते हैं, सेकंड। H = क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊर्जा इक्वल टू क्या दिया हुआ, 100 जूल होता है, ठीक है। प्रति सेकंड यानी टाइम भी दिया हुआ है, टाइम मतलब कितना दिया हुआ है, यानी समय, 1 सेकेंड दिया हुआ है समय, यानी T = कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड में इतना ऊर्जा निकल रहा है। अब हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। अब क्या जानते हैं हम लोग, H = होता है I² RT, नहीं होता है। अब H कितना है, 100 जूल है, तो 100 जूल यहाँ पे रख देंगे। आई तो हमको निकालना है, तो I², आर हमको मालूम है कितना है, यहाँ देखिए 4 ओम है, तो 4 ओम यहाँ पे लिख देंगे। टी कितना है, 1 सेकेंड है, तो लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4, यहाँ जूल रहने देते हैं अभी, ये हो जाएगा I² इंटू 4 ओम पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 100 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, इधर ले आ देंगे, डिवाइड बाई 4, और क्या हो जाएगा, जूल बाई यूनिट भी आकर डिवाइड में हो जाएगा, ओम पर सेकेंड इक्वल टू I²। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो क्या आ गया, 100/4। अब ध्यान दीजिए, इस सारा हटेगा तो क्या आ जाएगा, इसके बदला में एम्पियर² आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे I² है, तो क्या आ जाएगा, एम्पियर² आ जाएगा, यानी एम्पियर² इक्वल टू I², क्योंकि करंट क्या होता है, एम्पियर में होता है। इधर रूट में आ जाएगा, जो I² है उसका स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड आके रूट में हो जाएगा। तो 100/4 A² यानी एम्पियर का स्क्वायर इक्वल टू I²। तो 100 कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है, और 4 कितना का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। और यहाँ एम्पियर² से क्या बाहर आ जाएगा, वो ए बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पे I² नहीं होगा, माई गॉड, माई बैड।
आई होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 के स्क्वायर से 10 देखो बाहर आ जाएगा, 2 के स्क्वायर से 2 बाहर आ जाएगा रूट से, ये एम्पियर हो जाएगा इक्वल टू आई। काट देंगे, क्या कटेगा, 2 × 5 = 10, यानी 5 एम्पियर इक्वल टू आई, यानी इसलिए आई कितना आ गया, आई इक्वल टू 5 एम्पियर, यानी जो करंट फॉलो कर रहा है किसमें, इस प्रतिरोध में, ई वाला करंट, यही मेरा निकला है आई, और आई कितना आ गया 5 एम्पियर। आई मालूम है, आर मालूम है, हमको भी निकालना है। इसको मान लेते हैं क्या, सर्किट 1, यानी परिपथ 1। क्या करेंगे अब, परिपथ 1 में क्या लगा रहे हैं, ओम का नियम लगा रहे हैं। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, आप तो जानते ही हैं, V इक्वल टू आई आर, तुमको V निकालना है, आई आर तुमको मालूम ही है। देखिए आई आर कितना है, आई कितना है 5, आर कितना है 4, तो आई तो यहाँ पे निकाले, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, आर कितना है 4 ओम, जाके एक बार पिक्चर में आप देख लें, 4×5 = 20, यानी 20 एम्पियर पर ओम। एम्पियर पर ओम क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी 20 वोल्ट। तो यही मेरा वोल्टेज निकालना था, यानी विभवांतर जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, अतः प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर कितना आया, 20 वोल्ट है। यही मेरा आंसर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये का प्रश्न चैप्टर जो इस तरह से ब्रैकेट में घेर के और प्रश्न करके देता है क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमको लगता है बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें लेता है। देखिए पहला क्या है, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती है, यानी गर्म नहीं होती है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती है, जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है। तापन अवयव मतलब ऐसा जो कंपोनेंट जो आयरन, जिसकी मदद से हम कपड़ा को आयरन करते हैं, तो नीचे वाला पार्ट बहुत गर्म होता है, तो उसी को बोल रहा है तापन अवयव, नीचे वाला जो पार्ट जो होता है कंपोनेंट होता है वो क्यों गर्म हो जाता है, और जो तार होता है हीटर का वो गर्म क्यों नहीं होता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए विद्युत हीटर की, सॉरी हीटर की बात बोल रहा है, नॉट द आयरन, ओके। तो हीटर में जो इस तरह का जो देखते हैं, जो फिलामेंट लगा होता है इस तरह का, क्या होता है, ये बहुत गर्म हो जाता है, रेड हो जाते हैं, ये वाला अंदर वाला पार्ट क्या होता है, रेड हो जाता है, लेकिन जो इसका जो प्लग होता है, जो स्विच में लगा होता है, ये क्या होता है, ये मेरा गर्म नहीं होता है। तो क्यों नहीं गर्म होता है, तो कारण सेम ही होगा, आइए देखते हैं। विद्युत हीटर की डोरी समानतः निक्रोम धातु, यानी मिश्र धातु से बनी होती है। जो डोरी जो होता है हीटर का, यानी जो प्लग जो होता है उसका बात कर रहा है, निक्रोम का तापीय प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तापीय प्रतिरोध का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाइएगा तब वो गर्म होगा, नहीं तो सेम ही रहेगा ये। ठीक है, कि ज्यादा उसमें उष्मा का फर्क नहीं पड़ता है, और इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है, यानी बहुत टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब भी ये क्या हो जाएगा, गलेगा नहीं। इसीलिए जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म होकर तापीय ऊर्जा उत्पन्न करता है, लेकिन यह डोरी आसानी से नहीं पिघलती या टूटती। समझ गए। दूसरी तरफ हीटर का तापीय अवयव, जैसे तार या रॉड, ये क्या है, अंदर ऐसी को तार बोलते हैं, या रॉड जैसे भी होता है, डायरेक्टली रॉड जैसे होता है, मोटा मोटा रॉड, ये गर्म होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ये रेड एकदम गर्म हो जाएंगे, फिर यहाँ से उष्मा निकलता है जो आपको रूमों को गर्म रखता है। तो दूसरी तरफ हीटर का तापीय अवयव भी इसी प्रकार उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक वाली सामग्री से बना होता है, ताकि उसमें गर्मी उत्पन्न हो सके और यह जलने या टूटने से बचा जा सके, इसलिए डोरी सुरक्षित रहती है और केवल ताप उत्पन्न होता है। समझ गया, यही मेरा आंसर है।
अब दूसरा क्वेश्चन को भी हम ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए किस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर, 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेशों को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊर्जा परिकलित कीजिए। 1 घंटे यानी टाइम दिया हुआ है, वाट यानी पावर दिया हुआ है, कूलम यानी सी दिया हुआ है, उत्पन्न ऊर्जा। एच इक्वल टू होता है I² RT। 50 वाट विभवांतर कैसे हो सकता है? लेट मी चेक, आई थिंक क्वेश्चन ही है। तो 50 वाट विभवांतर से 50 वाट नहीं होगा, यहाँ मतलब 50 वोल्ट होगा ये। या राइट, 50 वोल्ट होगा ये। देखिए यहाँ दिया क्या है, एक बार देख लेते हैं। 50 वाट विभवांतर नहीं हो, क्या होगा, 50 वोल्ट होगा। इसको करेक्ट कर लेंगे आप। हल दिया है, समय 1 घंटा दिया है, यानी टी कितना दिया है यहाँ देखिए, 1 घंटा, 1 आवर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 × 60 क्या सेकेंड लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 6×1 = 3600 सेकेंड विभवांतर। यानी भी से लिखते हैं, कितना है, 50 वोल्ट आवेश, यानी सी से लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 9600 कूलम। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है स्थानांतरित करने में उत्पन्न उष्मा। तो उष्मा का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। उष्मा का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू होता है क्या, I² RT होता है। देखिए क्या यहाँ पे हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ से आप बना सकते हैं इसको, V इक्वल टू IR होता है, तो एगो I बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा I × R × T। आई इसके जगह पे भी रख दीजिए। तो ये फार्मूला का बहुत तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, आपके ऊपर होता है, जैसे यूज हो इसे मॉडिफाई कीजिए। क्या हो जाएगा, I × V × T नहीं होगा, इसकी जगह पे ये वाला भी रख दिए, हो गया I, V और T। ठीक है, या इधर देखिए H इक्वल टू आ गया I, V और T, या इसको लिख सकते हैं V, I और T, कोई दिक्कत नहीं है। और I बराबर क्या होता है, I बराबर हम जानते हैं, यहाँ आवेश को Q से लिखते हैं, C से नहीं लिखते हैं, सॉरी, Q से। I बराबर क्या होता है, Q/T, ये तो हम जानते ही हैं होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, V इक्वल टू लिख देंगे V, और I की जगह पे लिख देंगे क्या, Q/T। और यहाँ पे ऑलरेडी टी है, तो टी टी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VQ। अब भी हमको तो मालूम ही है, कितना मालूम है, 50 वोल्ट। और क्यू हमको मालूम है, क्यू कितना है, 96,000। 96 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, ये गुना कर दीजिए, कूलम आ जाएगा, ये क्या चीज में है, जूल में आएगा ऑब्वियस है। तो 1 2 3 4, 5 से गुना करेंगे तो 6 6 पचे 30, हाथ में 3, 9 पचे 45, 3 48, क्या आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6, इसको हम क्या कर देंगे, मेगा जूल में कन्वर्ट कर देंगे, मेगा जूल। अब आप मेगा, हम उम्मीद करते हैं कि जानते होंगे मेगा का मतलब क्या होता है। मेगा का मतलब होता है, यानी जूल को 1 मेगा जूल कोई बोले, इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी, मिली हो जाएगा यहाँ पे।
1 मेगा जूल का मतलब क्या होता है? 10⁶ जूल। तो यही क्या कर दिए, हम यही कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे जरूरी नहीं कन्वर्ट करना, आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या किए फॉर्मूला में, आप चाहें तो यहीं पे रख के आई स्क्वायर, आई निकाल लीजिएगा, आई क्या आ जाएगा, Q/T। आपको क्यू भी दिया हुआ है, देख रहे हैं, क्यू दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है 1 घंटा, तो आई निकाल लीजिएगा, आई मालूम हो जाएगा। लेकिन हमको आर नहीं मालूम है, तो क्या कर देंगे, I/V/T, यहाँ पे क्या कर देंगे, भी हमको निकाल लेंगे, भी इक्वल टू क्या होता है, IR, यहाँ से भी निकाल लेंगे यहीं पे, तो भी तो दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन बेहतर तरीका ऐसे ही रहेगा। तो फार्मूला को ड्राइव करना आप सीखे कि कैसे फार्मूला को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आइए देखिए यहाँ पे क्या चाहिए। एक तो फार्मूला होता है H इक्वल टू क्या, I²RT। अब हम एक और क्या तो कर दिए, आई बाहर ले लिए और आई आर को भी लिख दिए, यानी I/V/T लिख दिए। एक और क्या किए थे हम, आई इक्वल टू V/R कर दिए थे, यानी V²/R T। देख लिए 3 फार्मूला ड्राइव हो गया। तो ये आपको ड्राइव करने आना चाहिए एक फार्मूला से बाकी मल्टीपल फार्मूला भी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक क्वेश्चन होता है जो इसी प्रकार से दिया रहता है। और आगे हम पावर पढ़ेंगे, पावर इक्वल टू VI होता है, ठीक है, इसमें बस टाइम नहीं रहता है, बाकी सब सेम रहता है। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इक्वल टू PT, यानी टाइम से गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, मेरा ऊर्जा आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऊर्जा या उष्मा हो जाएगा। ये क्या होता है, पावर यानी शक्ति होता है, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। देखिए शक्ति भी बस इतने ही फॉर्मूला से निकलता है, इसी के आधार पे हम यूनिट निकालते हैं। हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं। देखिए 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊर्जा परिकलित कीजिए। यहाँ पे आर दिया हुआ है, यहाँ पे आई दिया हुआ है, यहाँ पे टी दिया हुआ है, बस आपको गुना करके निकाल देना है उसमें। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, हल। दिया है विद्युत स्त्री, यानी आयरन का बात हो रहा है, विद्युत स्त्री का प्रतिरोध, और जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना उस पर उष्मा उत्पन्न करता है। तो आई इक्वल टू, सॉरी, प्रतिरोध क्या होता है, आर से लिखते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20 ओम। विद्युत धारा जो इस स्त्री में बह रहा है, इस आयरन में जो विद्युत धारा बह रहा है उसका बात हो रहा है, कितना है, 5 एम्पियर। फिर क्या बच गया, समय, यानी कितना समय तक काम को ऊर्जा निकालना है, यानी टी। टी कितना है, 30 सेकेंड। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उष्मा। क्या फॉर्मूला होता है, उष्मा बोलिए या उत्पन्न ऊर्जा बोलिए या उत्पन्न गर्मी बोलिए, आपके ऊपर है। क्या होता है, H इक्वल टू I²RT, सब दिया हुआ है। आई कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर, जस्ट यहाँ पे 5 एम्पियर रखिए, स्क्वायर कर दीजिए। आर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 ओम। टी दिया हुआ है कितना, 30 सेकेंड। यहाँ से क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 एम्पियर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 × 30, लास्ट में ओम पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, ये 25 का 25 रहने देंगे, ये गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी 600। इस सारा यूनिट के बदले में क्या आ जाएगा, आ जाएगा जूल। क्या आ जाएगा, 25×6 = 150, 2 को 0, और तो यही उष्मा मेरा निकलेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, वो क्या, विद्युत शक्ति जो आपको बताए थे, पावर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। देखिए होता क्या है, विद्युत शक्ति वह दर है जिससे कोई उपकरण या परिपथ प्रति सेकेंड ऊर्जा का उपयोग करता है। जैसे आपके बल्ब पे लिखा रहता है, कितना लिखा रहता है, 7 वाट।
7 वाट का मतलब क्या हो गया कि यदि आप 1 घंटा चलाइएगा इसको तो 7 वाट बिजली आपका खपत होगा। इसका मतलब यही हुआ, समझे। 1 घंटा चलाइएगा तो 7 वाट आपका बिजली खपत होगा। कहीं लिखा रहता है 1000 वाट, मतलब क्या हुआ, इसको आप 1 घंटा चला दीजिएगा तो कितना बिजली खपत कर लेगा, एक कर लेगा मेरा 1 यूनिट बिजली खपत कर लेगा 1 घंटा में। 1 यूनिट का दाम कितना होता है, मान लीजिए 5 रुपया है आपके गाँव में, तो 5 रुपया बिजली ये खपत हो जाएगा 1 घंटा। 1 घंटा को यदि मोटर चला दिए 1000 वाट का तो कितना हो जाएगा, 5 रुपया आ जाएगा 1 घंटा का बिल। यही मेरा होता है। आइए आगे देखते हैं। यदि किसी उपकरण के सिरों में भी वोल्ट तथा विभवांतर लगाया जाता है, भी वोल्ट क्या है, विभवांतर है, और उसमें आई एम्पियर की धारा बहती हो, तो उसकी विद्युत शक्ति पी होती है, या पी इक्वल टू क्या होता है, भी इंटू आई, याद दीजिएगा। और भी इंटू आई जो है, ई थ्री फेज जो आपके करंट जो घरों में जो एसी आता है, एसी करंट जो आता है उसके लिए नहीं है, ये फॉर्मूला डीसी के लिए है। तो आप वहां लगा के कैलकुलेट कीजिएगा तो थोड़ा गलती आपका आ सकता है। देखिए, ये मान लेते हैं मेरा क्या है, आर है, इधर एक वोल्टेज है जो इसमें आई करंट दे रहा है, क्या है, वोल्टेज, यहाँ पे आई करंट जा रहा है। तो बोल दे कोई पावर क्या होगा, तो जो इसका वोल्ट है एम्पियर है, यानी करंट है, उसको गुना कर दीजिए तो वी आई क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा, यानी शक्ति हो जाएगा, क्या वाटेज इसका हो जाएगा इस रेजिस्टेंस का या इस बल्ब का। ठीक है, देखिए, अर्थात विद्युत शक्ति इक्वल टू विभवांतर इंटू धारा, यानी वी इंटू आई क्या होता है, विद्युत शक्ति होता है। यह बताया बताना यह बताता है कि जितना अधिक वोल्ट धारा होगा उपकरण उतना ही तेजी से ऊर्जा खर्च करेगा। ठीक है, बात सही है। भी जितना ज्यादा होगा उतना आपका पी अधिक उठेगा, आई जितना ज्यादा उतना पी उठेगा। विद्युत शक्ति का ऐसे यूनिट क्या होता है, वाट होता है। आपको बताया कि हम पिछले पेज में क्या होता है, वाट होता है। यानी 1 वाट, 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, यदि कोई उपकरण में 1 एम्पियर करेंट, ठीक है, और उसका जो रीडिंग हो 1 वोल्ट हो, सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा सा, वी आई होता है, यानी 1 वोल्ट उसका सिरों में क्या हो, विभवांतर हो, और 1 एम्पियर करेंट ले, ठीक है, तो इससे जो पावर खपत होता है उसी को बोलते हैं 1 वाट। आइए थोड़ा सा हम समझा देते हैं, आप थोड़ा एक यूनिट के बारे में समझा देते हैं। देखिए, अब देखते हैं बल्ब पे कितना लिखा रहता है, आपका बल्ब कितना कितना का होता है, देखते होइएगा, 7 वाट का होता है, 9 वाट का होता है, 14 वाट का होता है, और कितना होता है, बहुत होता है, 40 वाट का भी बॉल होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जितना वाटेज आपका बढ़ेगा उतना ही ज्यादा फोकस करेगा, उतना ही ज्यादा ही क्या उजाला देगा। इसका मतलब हो गया कि उतना ही ज्यादा यूनिट भी उठेगा। तो जिस भी उपकरण का ज्यादा वाटेज होता है वो उतना ज्यादा बिजली खपत करता है, सिंपल चीज है। जैसे अब यूनिट क्या होता है देख लीजिए, जो बोलते हैं ना कि 1 यूनिट बिल आ गया है, या 1 यूनिट बिल उठ जाएगा, या मेरा महीना का बिल कितना आया है, 100 यूनिट आया है या 50 यूनिट आया है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए 1000 वाट को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट को हम लिख सकते हैं क्या, 1 किलो वाट लिख सकते हैं। 1000 वाट को क्या, 1 किलो वाट, ये तो आप जानते ही हैं। और 1000 वाट के पावर का कोई उपकरण यदि हम 1 घंटा तक यूज करते हैं तो कितना बिजली खपत करेगा, वह खपत करेगा 1 यूनिट। यानी मान लीजिए इसका मतलब क्या हो गया, 1000 वाट का कोई उपकरण है, ठीक है, और इसको हम 1 घंटा तक यूज करते हैं, यानी 1 आवर, तो क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है, यानी 1000 वाट आवर, या इसको और एक तरीका से बोल सकते हैं 1 किलो वाट। 1000 वाट का मतलब क्या होगा, किलो वाट, तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है, मतलब 1000 वाट का, यानी 1 किलो वाट का कोई उपकरण, जैसे बोलता है मोटर, देख लीजिए मोटर कितना का होता है, मोटर एचपी में होता है। कोई बोलता है कि मोटर मेरा 1.5 एचपी का है, इसका मतलब क्या है, 1 एचपी इक्वल टू होता है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, 1 एचपी इक्वल टू क्या होता है, 1 एचपी इक्वल टू होता है 746, आई थिंक, या 42, 746 वाट। लेट मी कंफर्म वंस।
देखिए इतने 746 वाट ही होता है, ठीक है। अब देखिए एचपी का मतलब क्या होता है, तो एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। यदि कोई एचपी में बोल रहा है मतलब क्या, हॉर्स पावर का बात हो रहा है, घोड़ा के पावर से इसको तुलना किया जाता है। क्या किया जाता है, घोड़ा के पावर से। हॉर्स पावर को क्या बोलते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, यहाँ से एच यहाँ से पी आ गया तो क्या बोलते हैं, एचपी बोलते हैं। तो 1 एचपी का मतलब क्या हो गया, 1 एचपी का मतलब हो गया 746 वाट। तो 1.5 एचपी का मतलब क्या हो गया, देख लीजिए इसमें गुना करके 1.5 से कितना आएगा, 5×6 = 90, ये देख लेते हैं। तो 1.5 एचपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक एचपी का हो गया 746, 746। और देखिए ये सब क्वेश्चन जो एचपी में बता रहे हैं आपका नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि आप घरों के उपकरणों के बारे में आप जानकारी रखें, लेकिन ये सब चीज शायद पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में। तो 1 एचपी इक्वल टू कितना, 746, सही है 1.5। तो ये क्या चीज में आ जाएगा, वाट में आ जाएगा। तो आइए गुना कर देते हैं, 5×6 = 90, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 5×4 = 60 और 9 69, 15 105, 5×7 = 105 और 6 111, यानी 1109 वाट। समझे ना, लगभग इसको मान लीजिए 1.5 एचपी का कोई बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, लगभग 1 किलोवाट इसका क्या आ गया, 1 किलोवाट इसका क्या आ गया, यानी 1000 वाट इसका यूनिट हो गया। तो मान लीजिए इसको अप्रोक्स मान लेते हैं हम 1000, ठीक है, अप्रोक्स मानते हैं, लेकिन आप एक्चुअल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो गया, 1000 वाट। तो इसको हम 1 घंटा चलाएंगे तो कितना बिजली उठेगा, 1 घंटा चलाएंगे, सॉरी, यदि 1.5 एचपी मोटर को हम 1 घंटा के लिए चलाएंगे तो कितना इसका बिल आएगा, इसका इतना ही लेते हैं, एक्चुअल लेते हैं, कितना है, 1119 वाट आवर, इतना इसका बिजली आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम 1000 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, किलो वाट में आ जाएगा, यानी 1.119 क्या आ जाएगा, किलो वाट आवर। इसका मतलब हो गया 1.119 यूनिट उठा, यानी 1 घंटा आप चलाइएगा 1.5 एचपी मोटर को तो इतना यूनिट उठेगा। यानी एक मान लीजिए कि 1 यूनिट का दाम कितना है, 1 यूनिट का दाम मान लेते हैं हम कितना है, 5 रुपया है, तो कितना बिल आ जाएगा, टोटल बिल से 5 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1.119 × 5, आरएस में आएगा, कितना आ जाएगा, 9×5 = 45, 11×5 अब 5×4 = 9, 5.5, यानी 5.595 रुपया, यानी मान लीजिए 5.5 रुपया, 5.5 रुपया 1 घंटा का बिल आएगा। अब मान लीजिए 10 घंटा चला दिए तो कितना आएगा, 10 से गुना कर दीजिए, 1 घंटा चलाए, 1 आवर चलाए तो कितना आया, 5.5, और 10 घंटा चलाएंगे तो कितना आएगा, इसमें 10 से गुना कर दीजिए, यानी आरएस में है, तो 5.5 गुना 10 कितना आ गया, यानी 55 रुपया उठेगा, 10 घंटा चला दीजिएगा इतना मोटर को। तो ये तो मोटर के बारे में हो गया। आइए बल्ब के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई घर में आप 9 वाट का बल्ब लगाए हुए हैं, 9 वाट का एक बल्ब लगाए हैं, इसको तो देखते हैं कि 24 घंटा चलाते हैं तो कितना वाट जाता है, देख लेते हैं। तो 9 वाट का बल्ब है, इसको 24 घंटा हम जलाएं, ठीक है, तो ये क्या आ गया, वाट आवर में आ गया, ठीक है। इसको क्या निकाल रहे हैं हम, इसका हम पावर देख रहे हैं, ये कितना आ जाएगा, 9×4 = 36, 9×2 = 18 और 3 = 21, 216 वाट आवर, यानी 24 घंटा जलाएंगे तो, ठीक है, कितना आ गया, यदि यहाँ क्या आ गया, मतलब यहाँ अब मानिए इसको हम 24 घंटा का आ गया, मानिए इसको हम 30 दिन का निकाल रहे हैं, यानी 30 डेज का, तो क्या आ जाएगा, 216 × 30, क्या वाट आवर में कितना आ जाएगा, 3 से गुना कर देते हैं, 6×3 = 18 के 8 हाथ में, 1 3 1 4 3×2 = 6, यानी वाट आवर। इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना कितना आ जाएगा, 6.48 किलो वाट आवर। इसका मतलब क्या हो गया, 6.48 यूनिट, यानी इतना यूनिट आपका बिल उठेगा। यानी कोई 9 वाट के बॉल को आप 30 दिन तक यूज करेंगे, 30 दिन तक 24 घंटा, कितना
24 घंटा जला रहे हैं, 24 आवर, तो कितना इसका यूनिट आएगा? इसका यूनिट आएगा 6.48 यूनिट। और एक यूनिट का दाम मान लीजिए कितना है, 5 रुपया है। तो ये आपका रुपया में आ जाएगा, कितना हो गया? 8 पे 40 को सोना, 4 पे 20, और 4 24, और 6 पे 30, और 2 32। यानी आप 9 वाट के बॉल को 24 घंटा जलाइएगा तो मात्र 32 रुपया आएगा। समझ गए ना? एक महीना में 24 घंटा जला के। और यदि 12 घंटा जलाते हैं, ज्यादातर बल्ब रात में ही जलते हैं, या रात में आदमी सो गया तो ऑफ कर देगा। यदि 12 घंटा भी जलाते हैं तो कितना रुपया आएगा? लगभग 16 रुपया आएगा। यानी 12 घंटा डेली यदि ये बल्ब को जलाते हैं तो 30 दिन का, 30 दिन में, यानी एक महीना में कितना बिल आएगा? लगभग 16 रुपया आएगा। समझिए, जो आपका एलईडी है इतना सस्ता है, बहुत सस्ता है। अब मान लीजिए कोई जो होता है, पहले जो बल्ब आता था कितना का होता था? 100 वाट का, 200 वाट का। तो ये कितना हो गया? लगभग 10 गुना हो गया। तो 10 से गुना कर दिया, यानी 16 रुपया जो आ रहा है आपका, 160 रुपया आता है लगभग। और 200 लेते तो कितना आता? 200 और गुना कर दिया, 320 रुपया का यूनिट आता। तो इतना फर्क पड़ता है एलईडी बल्ब। तो इस तरह से आपके घर में जितना भी उपकरण है सबका वाटेज निकाल लीजिए, आप कितना घंटा यूज करते हैं, अब फिर कैलकुलेट करके आपको मालूम चल जाएगा कि आपका बिजली बिल कितना आएगा। इस तरह से अपने घर का बिजली बिल भी मालूम कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया? ऊष्मा का तो ही फॉर्मूला हो गया, I²RT। अब पावर का क्या हो गया? पावर का हो गया VI। जस्ट आपको इसका यूनिट निकालना है, क्या कितना यूनिट हुआ? तो क्या जानते हैं हम? 1000 वाट आवर, यानी 1000 वाट का कोई उपकरण हम 1 घंटा यूज करेंगे तो कितना बिल आएगा मेरा? इसको ही बोलते हैं 1 यूनिट, सॉरी इसको बोलते हैं 1 यूनिट है। जो बिल होगा आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, पर यूनिट के हिसाब से सब एरिया में अलग अलग रेट होता है। देखिए, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से इतना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। भी दिया है, आई दिया है, शक्ति क्या? भी आई का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो गुना कर लीजिए, निकल जाएगा। हल दिया है, क्या दिया है? विभवांतर। भी से लिखते हैं, कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, यानी जो बल्ब में जो विद्युत धारा जा रहा है उसका बात हो रहा है। क्या होता है? आई होता है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। बहुत ही डायरेक्ट फार्मूला बेस है ये। तो विद्युत शक्ति का फार्मूला क्या होता है? भी आई होता है। विद्युत शक्ति, या इसको पावर बोलते हैं। यदि आप 11 12 में पढ़िएगा, आज इंजीनियरिंग कीजिएगा, तो आपको पावर आपको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि जितना भी साइंस का टर्म है सादा, ज्यादातर ये सारी चीजें यूरोपियन कंट्री से आए हैं, यूरोपियन से आए हैं। और नहीं तो कहाँ से आया है? ये सारे यूरोप से आए हैं, नहीं तो अमेरिका से आया है। तो लोग इंग्लिश जानता है तो सारा कंसेप्ट, सारा थ्योरी, जितना भी थ्योरम है क्या चीज में होता है, वो सारा चीज यूएसए यूरोप से आया है, वो सारा चीज इंग्लिश में होते हैं। इसीलिए इसका यूनिट भी क्या है? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पी से करते हैं, क्योंकि पी से पावर होता है। तो आपको इंग्लिश भी मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है पावर का? V इंटू आई। भी दिया हुआ है कितना? 220 वोल्ट। आई कितना दिया हुआ है? 0.5 एम्पियर। तब गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 से गुना करेंगे जीरो में जीरो, 5 से गुना करेंगे जीरो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, यानी 110 वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर को ही वाट बोलते हैं। तो 110 वाट, ये क्या आ गया? यही आपका बल्ब का विद्युत शक्ति आ गया। क्या आ गया? शक्ति आ गया, यानी पावर यही है। यानी 1 घंटा चलाइएगा इस बल्ब को तो इतना घंटा क्या आएगा? इसका वाटेज आएगा। ठीक है, 1 घंटा चलाइएगा तो इतना वाट इसका बिजली कंजम्पशन करेगा। आप उस तरह से बताए थे वो कैसे यूनिट कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 11.13, 400 वाट अनुमत का कोई, अनुमत मतलब क्या होता है? रेटिंग का, यानी पावर का है। दिया रहता है ना आपके बॉल पे, जो बताए थे 9 वाट दिया रहता है, या मोटर पे दिया रहता है 1.5 HP। या आप जो पंखा होता है इस पर लिखा रहता है 60 वाट। इसका मतलब क्या होता है? इनका रेटिंग है, यानी अनुमत है। का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है 8 घंटे
प्रतिदिन चलाया जाता है, 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर, समझ गया, किलोवाट आवर की दर से, यानी 1 किलोवाट आवर मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया, मतलब ये बोल रहा है क्या, 1 यूनिट के दाम में कितना बोल रहा है, 3 रुपया बोल रहा है। 1 किलोवाट नहीं बताए थे आपको कि 1000 वाट आवर का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर का ही दाम तो दिया हुआ है कितना, ये 3 रुपया की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। क्या करेंगे, हल करेंगे। दिया है विद्युत रेफ्रिजरेटर का अनुमत या रेटिंग या पावर, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, अनुमत यानी पी कितना दिया हुआ है, 400 वाट, 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। यहाँ पे समय दिया हुआ है, समय यानी टाइम, कितना, 8 घंटे प्रतिदिन, 8 आवर प्रतिदिन। अब कितना दिन का निकालने के लिए बोला है, 30 दिन तो चलाने का, यानी 1 घंटा एक दिन में कितना चला रहा है, 8, एक दिन का चला रहा है 8 घंटा, तो 30 दिन में कितना घंटा हो जाएगा, 30 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, यानी 240 घंटा का ही क्या पूछ रहा है, ऊर्जा का मूल्य पूछ रहा है कि नहीं, 240 घंटा इसको चलाएंगे तो कितना ऊर्जा आएगा, मतलब यही हुआ। इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं आवर में रहने देते हैं, यूनिट क्या है, आवर में ही आता है। देखिए इतना घंटा हम चलाना है इसको। अब देखिए 30 दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा खपत ऊर्जा, यानी कितना ऊर्जा ही खाएगा। कैसे लिखेंगे ऊर्जा को, थिंक, ऊर्जा को पीस से लिख दें, या ई से लिखते हैं एनर्जी, ठीक है, ई से लिखते हैं, तो इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू जो पावर है, पावर इसको टी से गुना कर देंगे, यही होता है। क्यों, आइए हम बताते हैं आपको। क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे पी और टी, यानी जो 1000 वाट को 1 घंटा तक चलाए, मतलब 1 घंटा से हम गुना किए, यही तो एनर्जी में रहता है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम पी बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम टाइम बोलेंगे, तो यही पी इंटू हम टाइम बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए तो एनर्जी इक्वल टू पी टी होता है, इसको आप लिख लीजिएगा। पी कितना दिया हुआ है, 400 वाट, टाइम कितना है देखिए, 240 आवर, कितना हो जाएगा, 3 वो 0 हो जाएगा, फिर 4 से गुना करेंगे, 4 में 4 चौका 16, और 4 दूना 8, 1 9, 9600 वाट आवर, वाट या आवर या आ गया। अब यहाँ से एनर्जी आ गया, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 96, कितना जीरो था, 000, 1 2 3 वाट आवर, ठीक है। अब इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, जैसे 1000 से डिवाइड करना क्या आ जाएगा, ये किलो वाट आवर में आ जाएगा, तो 3 वो 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 96 किलो वाट आवर, तो लिखेंगे, चूंकि 1 किलो वाट आवर, इसका मतलब क्या होता है, 1 यूनिट, इसको क्या लिख लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 96 यूनिट, 96 यूनिट बिजली खपत हुआ। तो 1 यूनिट यानी 1 किलो वाट आवर, बिजली खपत का मूल्य या प्राइस कितना है,
3 रुपया है, 3 रुपया है, इसलिए क्या लिख देंगे, 96 किलोवाट आवर या 96 यूनिट। हम यूनिट इसलिए लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यूनिट होता क्या है। बिजली खपत का मोल कितना हो जाएगा, 3 × 96, ऑब्वियस है, RS में आएगा या रुपया में जो आपको ठीक लगता है वही लिखिए। 3 × 6 = 18, 9 × 27, एक 28, 288 रुपया आया RS में। कितना आया, तो 3 रुपये प्रति किलो आवर की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य कितना आ गया, इतना आ गया। अब एक चीज यहाँ कंसेप्ट करके लिख दीजिए, पावर यानी शक्ति। विद्युत शक्ति यानी इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, VI होता है। और V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो जहां V है वहां क्या लिख देना है, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और जहाँ पे भी है वहां पे हम क्या लिख देंगे, IR लिख देंगे, भी की जगह पे, यहाँ यहाँ से इक्वल टू इंटू आई रहेगा, तो क्या आ जाएगा, ये ई आ जाएगा, I² × R। इसका मतलब दूसरा में क्या आ गया, दूसरा में आ गया P इक्वल टू I² × R, ठीक है। एक और देखिए, यहाँ से I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/R इक्वल टू आई हो जाएगा। तो जहाँ I है वहाँ V/R रख दीजिए, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, तो V/R का होल स्क्वायर इंटू आर, क्या आ जाएगा, ये V²/R² इंटू R, एक बार कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, V²/R। ये क्या आएगा, तीसरा फॉर्मूला आ गया पावर का। तो पावर डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए कि एक ही फॉर्मूला है लेकिन ये 3 तरह से हम निकाल दिए। क्या आ गया, पहला पहला आ गया P इक्वल टू VI आ गया। दूसरा क्या आ गया, P इक्वल टू I²R। दूसरा क्या आ गया, तीसरा तीसरा आ गया P इक्वल टू आ गया V²/R। तो तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या चीज का है, शक्ति का है, यानी किसका आ गया, पावर का है। पावर या शक्ति बोलिए, तीनों में से कोई फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, एक से आप तीनों डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज होता है, क्या होता है, ऊर्जा का, यानी विद्युत ऊर्जा का, उष्मा का नहीं, विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, E इक्वल टू होता है P और T, पावर में बस टाइम से गुना कर दीजिए तो क्या होता है, यही होता है ऊर्जा, यानी बिजली खपत। बिजली खपत, ठीक है, ये बिजली खपत है, कितना बिजली यूज होता है, वाटेज देखिए, पावर देख के टाइम से गुना कर दीजिए, कितना टाइम के लिए आप निकालना चाह रहे हैं, 1 दिन के लिए निकाल रहे हैं कि 3 दिन 30 दिन के लिए निकाल रहे हैं कि साल भर के लिए निकाल रहे हैं, आप यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए इसका मतलब हम E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P की जगह पे सब रख दीजिए, क्या, P की जगह पे VI/T, पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा में दूसरा रख देंगे I²R तीसरा देखिए, तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा V²/R इंटू टी, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला क्या चीज का हो गया, तीनों फॉर्मूला आपका ऊर्जा का हो गया, ठीक है, यानी कितना एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, कितना एनर्जी खपत हो रहा है आपके घर में, आपके उपकरण में, ठीक है। और ऊर्जा का जो यूनिट क्या होता है, ऊर्जा का यूनिट होता है वाट आवर या किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इस शक्ति का और ये बिजली का। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11.10, किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है, यानी इस्त्री का दिया हुआ है क्या, वाटेज दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, तथा 360 वाट की दर से उस समय उपभोक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम हो, ठीक है। अधिक यानी ना, तो अधिक उसमें रहता है, कम बेस करने वाला रहता है कि टेम्परेचर कम बेस कर सकते हैं किसमें, इस्त्री में। तो सबसे अधिक आप रखिएगा तो कितना होगा, 840 वाट पे वो
काम करेगा आपका इस्त्री। जब उसका एकदम कम पे ला दीजिए, मानिए कि नायलॉन कपड़ा को आप या पॉलिस्टर कपड़ा को आयरन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका वाटेज भी कम हो जाता है, यानी 360 वाट पे वो काम करेगा। ठीक है, तो तापन की दर निम्नतम है, जब तापन की दर निम्नतम है, ठीक है, तो ये हो गया, जब अधिकतम है तो ये हो गया। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता इतना है, यानी वोल्ट फिक्स दिया हुआ है, दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। आइए, मान लीजिए हम पहला बड़ा कपड़ा जो आयरन कर रहे हैं मेरा ई है, इसका पावर दिया हुआ है P1, कितना दिया हुआ है, अधिक वोल्टेज पर हम अधिक वाटेज पर एकदम अधिक उसका टेम्परेचर बढ़ा के एकदम यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम का कैपेसिटी पर यूज कर रहे हैं उसका। यहाँ पे वोल्टेज तो फिक्स ही रहेगा, यहाँ पे आर भी तो सेम ही रहेगा। तो भी कितना दिया हुआ है, भी दिया हुआ है 220 वोल्ट। दूसरा क्या है, वोल्टेज तो सेम ही है, कितना है वोल्टेज, 220 वोल्ट। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें भी एक टेम्परेचर लगा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, P2 है, आर तो फिक्स रहेगा, ऑब्वियस रजिस्टर तो फिक्स ही रहेगा। P2 क्या है, P2 दिया हुआ मेरा 360 वाट। यहाँ पे मान लीजिए I2 जा रहा है, ऊपर वाला में क्या जा रहा है, I1 जा रहा है। अब पूछ रहा है कि दोनों कंडीशन में विद्युत धारा और प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, दोनों पिक्चर को 1 बाय 1 लीजिए, आंसर को निकालने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं। इसको परिपथ 1 मान लीजिए, इसको परिपथ 2 मान लीजिए। ऐसे मान सकते हैं, ऐसे लिख के मान सकते हैं, गलत नहीं होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये दिशा बताता है करंट कैसे फॉलो कर रहा है लूप में, तो ये जो हम किए हैं, जो साइन दिए हैं एरो का, ऐसे ये क्या है, ये दिशा बता रहा है कि पूरा जो इसमें लूप में, ऐसे लूप में करंट घूम रहा है। ओके, तो गलत नहीं होता है, हायर स्टडी में से पढ़ना होता है, तो आप ऐसे यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दिया है परिपथ 1 में विभवांतर, इसको भी बोलते हैं, कितना है, 220 वोल्ट है। दूसरा क्या है, शक्ति, अधिकतम शक्ति लिख ही दे रहे हैं। अधिकतम अधिकतम शक्ति यानी P1 इक्वल टू 840 वाट। यहाँ मैं वाटेज लिखना भूल गया हूँ, क्या है, वाट, P1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो तरीका है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है V और I होता है, V और I। यहाँ ध्यान दीजिए, V भी मालूम है हमको, P की जगह पे क्या हो, यहाँ P1 हो जाएगा, तो P1 भी मालूम है, हम I निकाल लेंगे। या डायरेक्टली अब क्या करिए, V² बाई R से निकाल लीजिए, R आपका निकल जाएगा। ठीक है, आइए हम पहले I ही निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। P1 कितना है, 840 वाट। V कितना है, 220 वोल्ट। I तो हमको निकालना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 84 वाट इक्वल टू 22 वोल्ट एम्पियर। क्या आ जाएगा, पिक्चर को हम ले लेते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि पिक्चर को हमको नीट पड़ेगा। 84 वाट इक्वल टू 22 वाट, तो हम 22 को लाकर डिवाइड कर दे रहे हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है, तो 84 वाट बाई 22 वोल्ट में है, इक्वल टू I। चुरा काट देंगे 4 मरतबे, कट जाएगा, आज राउंड 3 कटेगा, 2 से काटते हैं, 4 2, ये हो जाएगा 11, यानी 42/11 एम्पियर। ऑब्वियसली आई क्या जाएगा, एम्पियर में आ जाएगा, इसलिए हम लिख देंगे I इक्वल टू 42/11 एम्पियर।
ये क्या है, आई नहीं है क्या, इसको I1 माने हैं हम, तो यहाँ पे I1 ले लेंगे चारों तरफ। क्या ले लेंगे यहाँ पे, V1 I1 है, ये क्या है, I1 है, I1 है, I1 है, I1 है। तो मेरा I1 आ गया इतना एम्पियर पहले के लिए। अब ओम का नियम लगाएंगे। क्या पूछ रहा है तो देख लेते हैं। विद्युत धारा निकल गया, प्रतिरोध निकालना है, तो पहला में कितना निकल गया, विद्युत धारा निकल गया, प्रतिरोध क्या होगा, देखिए प्रतिरोध क्या होगा। तो ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। लेकिन सर्किट वन में V तो मेरा V, यहाँ V1 है क्या, सॉरी, तो V की जगह पे V है, I की जगह पे I1 है, और R की जगह पे क्या है, R है। देखिए देखते हैं क्या होता है। V कितना है, 220 वोल्ट। I1, I1 कितना आया है, 11/42/11, 11 एम्पियर इंटू R आ गया। अब देखिए, अब 11 जाके जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 220 इंटू 11, 42 जाके डिवाइड में हो जाएगा, और क्या चीज में ऑब्वियसली ओम में आएगा, तो R रहेगा। 840, देखिए क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 21, मतलब है 2 से काटेंगे 110, यानी 110 इंटू 11 डिवाइड बाई 21 ओम इक्वल टू R। अब देखिए और क्या कर सकते हैं, 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121 होता है, ये कोई जीरो तो है ही ऑलरेडी, डिवाइड क्या हो जाएगा, डिवाइड मेरा 21 हो जाएगा, ओम इक्वल टू R। या तो डिवाइड कर दीजिए या छोड़ दीजिए, ये डिवाइड ही कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 21 से भाग देंगे तो 1210 में हम 21 से भाग दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 5 मरतबे, 5 के 5, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1, ऊपर से आ जाएगा 0। 7 मरतबे, कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, कितना आ जाएगा, 3, यहाँ से आ जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1, 13, यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, कितना मरतबे लग जाएगा, 6 मरतबे, यानी 5 मरतबे, 6 मरतबे, 6, 6 दूना 12, यानी 57.6 ओम इक्वल टू R। तो मेरा R कितना आ गया पहला में, 57.6 ओम मेरा R आ गया। अब दूसरा में देखते हैं, दूसरा के लिए क्या करना, आई थिंक कि R भी अलग है, क्योंकि V है, I अलग आएगा तो क्या आएगा, R भी अलग आएगा, ओके। तो इसको हम R1 ही हमको मानना पड़ेगा, लेकिन दूसरा पिक्चर में देख लेते हैं, देख लेते हैं कि अलग आ रहा है कि नहीं, फिर हम अलग मान लेंगे। अब देखिए, अब लगाएंगे परिपथ टू में, क्योंकि पहला में क्या हम आई आर आर दोनों निकाल लिया, अब दूसरा के लिए निकालेंगे, यानी न्यूनतम जहां पे यूज हो रहा है परिपथ टू में, क्या यूज करेंगे, P इक्वल टू क्या होता है, यानी शक्ति इक्वल टू क्या होता है, V और I होता है, लेकिन यहाँ पे P2 है और यहाँ पे I की जगह पे I2 है, तो P2 मेरा कितना है, 360 वाट, V कितना है, 220 वोल्ट, और I2 हमको निकालना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, और क्या बच जाएगा, 36/22, 22 आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि I2 है। ये काट देंगे, 18 दूना 36, 11 दूना 22, यानी 18/11 एम्पियर, क्या आ गया, I2 आ गया। I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18/11 एम्पियर, चाहे तो पॉइंट में कर दे, आपके ऊपर है। ये मेरा करंट आ गया। दूसरा क्या बोलता है, रजिस्टर निकालने के लिए, सर अब क्या लगा देंगे, अब ओम के नियम से लगा देंगे, कौन है, परिपथ टू में ही, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर,
नहीं होता है। अब देखिए भी दिया हुआ 220 वोल्ट, यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे I2 होगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, I2 है, तो I2 भी यहाँ पे निकाल लिया, कितना है, 18/11 एम्पियर इंटू आर। देखिए 18/11 ऑब्वियस है कि अलग अलग आएगा, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो इसमें जो हम माने हैं यहाँ पे भी 2 मानेंगे, यहाँ पे भी 2 होगा, ओके, R2 होगा। पिछले पेज में थोड़ा सा सुधार कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 होगा, सॉरी, ये 1 होगा और ये 2 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। यहाँ भी I1 R1 होगा, यहाँ पे सब पे 1 होगा, ये सब क्या है, 1 का वैल्यू है, आर का वैल्यू नहीं, 1 का वैल्यू आया है मेरा। ये क्या हो जाएगा, 1 होगा और ये 2 होगा, ठीक है। R1 2 1 आ गया मेरा। यहाँ पे क्या आएगा मेरा, यहाँ भी मेरा R2 आएगा। अब क्या हो जाएगा, 11 जाकर मल्टीप्लाई में जाएगा, 18 जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 220 × 11 डिवाइड बाई 18 क्या ओम इक्वल टू R2, नहीं होगा। 2 से काट देंगे, कितना, 110, नीचे क्या आ जाएगा, 9 का गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 121 10/9 ओम इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 एकम 9, 3 पर 1, 9 तिरका 27, 4 पर 0, 9 चौका 36, 4 पर 0, 9 चौका 36, 9 चौका 36, यानी 4 4 R2 क्या चीज में आया है, सॉरी, ओम इक्वल टू R2। अब देखिए I2 R2 सब अलग अलग आ गया, R1 R2 वो भी अलग अलग आ गया, ध्यान दीजिए I2 और यहाँ पे R1। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः जो हम लिखते हैं क्या बोल रहा है, दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा प्रतिरोध के मान ज्ञात कीजिए। लिखेंगे अधिकतम तापन दर पर क्या, विद्युत धारा क्या है, I1 है, और क्या है, अधिकतम तापन दर पर, और क्या, अतः यहाँ पे हम लगा के लिखेंगे, और क्या है, प्रतिरोध है, जिसको हम क्या माने हैं, R1 माने हैं, यानी R1। देख लीजिए क्या है, I1 क्या है, 42/11, 42/11 एम्पियर, जो पॉइंट कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 × 33, 9 पर 0, 11 × 9 = 99, 3.9 एम्पियर। R1 क्या है, 57 पॉइंट आई थिंक 6, ये वाला 57.6 ओम तथा न्यूनतम तापन दर पर क्या होता है, इसमें भी क्या है, सेम चीज निकालना है हमको, विद्युत धारा यानी I2 और प्रतिरोध, इसको क्या बोलते हैं, R2। देख लेते हैं कितना है, I2 18/11 है एम्पियर में, ध्यान दीजिए क्या जाए, 1.7/0, 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर। R2 क्या है, यहाँ देखिए, 134.44, 134.44 एम्पियर, ओम, ओम। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, जब मेरा अधिकतम तापमान दर था, यानी अधिक वाटेज पे यूज कर रहा है, तो मेरा करंट क्या है, 3.9। जब कम पर यूज किया, क्या क्या आ गया, 1.6, यानी जैसे करंट वाटेज घटा तो करंट भी मेरा घट गया।
इसीलिए क्या होता है, इसीलिए मेरा कंजम्पशन भी घट जाता है। तो करेंट ही कंजम्पशन में मेनली रोल प्ले करता है। ये हो गया। अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन भी है क्या। नहीं, दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा का मान निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ख्याल रखिएगा, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। 2-3 बार, 2 से 3 बार इसका रिवीजन कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए पहला क्या है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे करते हैं। यानी विद्युत धारा जो बहता है आपके उपकरणों में, आपके तारों में, उसके द्वारा हम कितना ऊर्जा का खपत हुआ कैसे करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, वी आई। ऊर्जा कैसे निकालते हैं, E इक्वल टू पी टी कर देंगे, जितना टाइम के लिए ऊर्जा बहा, जितना टाइम के लिए उपकरण को यूज किया, उससे हम क्या कर देंगे, एनर्जी उसका निकलेगा। क्योंकि टाइम पर डिपेंड करता है, यूनिट कितना टाइम यूज करते हैं, कितना टाइम आप बल्ब यूज करते हैं, कितना टाइम फ्रिज यूज करते हैं, वैसे क्या आता है, आपका यूनिट का बिल आता है। देखिए तो यहीं पे लिखा हुआ है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। इसका निर्धारण निम्न सूत्र से किया जाता है, P इक्वल टू वी आई। यहाँ P क्या है, विद्युत शक्ति वाट में होता है, V क्या विभवांतर है वोल्ट में, I क्या है करंट यानी एम्पियर में। और एनर्जी कैसे निकालते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा निकालते हैं P इंटू टी, यानी टाइम से गुना कर दे। यहाँ टाइम क्या है, टाइम सेकेंड में है, ये क्या है मेरा ऊर्जा है। तो बस यही चीज आपको लिख देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लास्ट में ई लिख देना है। यहाँ टी क्या है, यहाँ पे टी समय है, क्या चीज में, सेकेंड में। और ये क्या है, ये तो ऊर्जा है आपका। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन को भी लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहाँ पे बताना संभव नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितना एम्पियर विद्युत धारा लेता है। मोटर, ठीक है, मोटर का काम क्या होता है, करंट पे चलता है, और वो नीचे से एनर्जी, नीचे से पानी निकाल के आपको ऊपर देता है, मोटर का काम ही होता है। ठीक है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, यानी भी दिया हुआ है, विद्युत धारा यानी आई दिया हुआ है, मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। यानी आपको पावर निकालना है, पावर इक्वल टू वी आई, जस्ट गुना कर दीजिए दोनों को। तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए, यानी ई इक्वल टू क्या बोल रहा है, पीटी निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, आइए देखते हैं, लिखेंगे हल। आइए मोटर को बना देते हैं, ये क्या है, मान लीजिए आपका ये मोटर है। मोटर में भी क्या होता है, रजिस्टर होता ही है, तो मोटर समझ लेंगे, उससे क्या दिक्कत है। यहाँ पे बोल रहा है एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, कितना का, 220 वोल्ट का। इसमें करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, देखिए 5 एम्पियर बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। इसकी शक्ति निर्धारित कीजिए, दिया है। विद्युत स्रोत यानी विभवांतर जिसे बोलते हैं, कितना दे देंगे, 220 वोल्ट। और क्या लिखेंगे, विद्युत धारा, मतलब आई, कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर। हो गया। अब क्या बोल रहा है, शक्ति निर्धारण के लिए बोल रहा है। शक्ति का मतलब क्या होता है, पावर होता है। अब पावर हम निकालते कैसे, वी आई, तो जस्ट गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 220 वोल्ट इंटू 5 एम्पियर। तो गुना कर देखिए कितना आ रहा है, 0, 5 हाथ में, 5 10 से 11 वोल्ट एम्पियर, क्या आ जाएगा ये, आ जाएगा ये 1100, सॉरी 1100 वाट। 1100 क्या आ गया, वाट आ गया। आपको बताए थे ना, लगभग कितना का होगा ये, अप्रोक्स 1.5 HP का मोटर होगा। बताए भी थे आपको पिछले पेज में हम, 1.5 HP का ही मोटर होगा। तो क्या होगा, P इक्वल टू 1000 वाट मेरा विद्युत शक्ति आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है निका 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। आइए देख लेते हैं, तो हम जानते हैं, दिया हुआ है कितना, समय दिया हुआ है,
तो मैं लिखे हैं क्या ऊपर? दिया है मैं विद्युत धारा नहीं, क्या दिया हुआ है? समय, मतलब टाइम कितना दिया हुआ है? 2 घंटा। लिख देंगे। अब लिखेंगे ऊर्जा, P इक्वल टू क्या होता है? PT होता है। तो P तो हम निकाले हैं, कितना है? 1100 वाट। और टाइम दिया हुआ है कितना? 2 आवर। कितना हो जाएगा? 2200 वाट आवर। इसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? किलो वाट में आता है। तो 1000 से इसको भाग दे दीजिए, ये जाएगा किलो वाट आवर में। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.2 किलो वाट आवर। यानी इतना एनर्जी खपत करेगा 2 घंटा में। ठीक है, 2 घंटा में इतना एनर्जी खपत करेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.2 यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे में कितना उपभोग ऊर्जा हुआ? 2.2 यूनिट। अब यहाँ से क्या शुरू होगा? यहाँ से मेरा अभ्यास शुरू होने वाला है। अब तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए, कंप्लीट सिलेबस देख लिए। कंप्लीट किसका सिलेबस? जो चैप्टर आपका 11 है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर 11 में क्या करिए, पूरा कंप्लीट कर लिए हम लोग। एक एक कंसेप्ट, एक एक एग्जाम्पल को देखते हुए नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, एक एक अभ्यास के एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।